Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chapter number 6, Chemical Bonding. आज हमारा 5th लेक्चर है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिवस मॉडल्स। लिवस मॉडल्स में आज हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले देख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कंप्लीट ट्रांसफर मीन एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दैट इज नॉट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट नहीं होते एक एटम की तरफ, बल्कि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरे के शेल में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बने तो उसको हम कहते हैं ये आयोनिक बॉन्ड है। अब इसमें ट्रांसफर जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, मींस वो मेटल्स होती हैं। तो जो लूजर हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एलिमेंट्स हैं, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे होंगे, और जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे होंगे। और लो आयोनाइजेशन एनर्जी में मेटल्स आती हैं, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में नॉन मेटल्स आती हैं। इट मींस दिस इज द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बने, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब एलिमेंट्स ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी गुड लूजर्स कौन से हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? मोस्टली ग्रुप 1A और 2A वाले बॉन्ड बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये मेटल्स हैं। और मेटल्स की टेंडेंसी ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और इनका साइज सबसे बड़ा होता है। याद रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप की है। और फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छे लूजर्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप की हैं। दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और इन मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में भी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, यानी ये तो पूरा ग्रुप है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का, इनमें भी जो सबसे रिएक्टिव मेटल है पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो सीजियम है। तो सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। इसी तरह ग्रुप 2A वाले भी गुड लूजर्स हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है। अब दूसरी तरफ हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, ग्रुप 6A और ग्रुप 7A नॉन मेटल्स। अब जो ग्रुप 7A वाले एलिमेंट्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छे गेनर्स हैं। These are good gainers
इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। दे आर वेरी गुड गेनर्स। और अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल देख लें, तो सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। जो ग्रुप वन वाले हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जबकि ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ग्रुप 1A, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स ग्रुप 7A। इसका मतलब है आयनिक बॉन्ड बनने का सबसे ज्यादा जो चांस है वो इनके दरमियान है, क्योंकि एक तरफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं और दूसरी तरफ मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। और अगर पूरे ग्रुप में से सेवंथ में से है तो सारी नॉन मेटल्स सारी बड़ी रिएक्टिव हैं, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, तो वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन is the most reactive non-metal in the periodic table and cesium is the most reactive metal in the periodic table। यही वजह है इनके दरमियान जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें आयनिक परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे पास एक तरफ ग्रुप 1A और 2A होंगे और दूसरी तरफ हमारे पास होंगे ग्रुप 6 और 7A। अगर हम एग्जांपल्स देख लें, सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड है। इसमें पोटेशियम का तल्लक ग्रुप 1A से है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स वाला ग्रुप है 1A, जबकि जो क्लोरीन है इसका तल्लक ग्रुप 7A से है। इसका मतलब है ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, तो इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनने का चांस सबसे ज्यादा होता है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, फिर 8 और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि इसके 4s वाले सब शेल में होगा। चौथे चौथे शेल में होगा 4s, उसका सब शेल होगा। ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये साथ ही 288, इट मींस ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। और इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये 419 किलो जूल पर मोल है। अब जो क्लोरीन है इसका तल्लक ग्रुप 7A से है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 17 287, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है 3p5। 3p5 मींस इसको अपना सब शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और शेल भी इसका कंप्लीट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेने से। तो जो पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी क्लोरीन के लिए -349 किलो जूल पर मोल। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। इस तरह पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। और दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इसकी 690 किलो जूल पर मोल है। लैटिस एनर्जी को डिफाइन हम कैसे करते हैं? दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयंस। जब एक मोल हमारे पास आयनिक सॉलिड बनता है पोटेशियम क्लोराइड गैसियस आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का ताल्लुक जो है ये ग्रुप 2A से है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स के बाद इनका नंबर आता है रिएक्टिविटी में। और ऑक्सीजन का ताल्लुक ग्रुप 6A से है। इसका मतलब है कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे
और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसमें देखें फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा नीचे वाला। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे कैल्शियम आयन के पास, और ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्साइड आयन बन जाएगा और टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड आयन के पास 10 हो जाएंगे। इसका मतलब है ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। मींस कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैल्शियम आयन बनेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बनेगा, और इस तरह से ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। दोनों के दरमियान बड़ा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो कैल्शियम ग्रुप 2A से, जबकि ऑक्सीजन 6A से, और ये मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बना देंगे। एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ग्रुप 3A से, ये भी मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, रिएक्टिव मेटल में से है, और ऑक्सीजन का तल्लक ग्रुप 6A से। एल्यूमिनियम ग्रुप 3A से है, इसका मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ये 2, 8 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे एल्यूमिनियम आयन के पास। इसका मतलब है ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। दूसरी तरफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा और ये भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। इस तरह एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से ये Al2O3 बन जाएगा। यानी 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये हैं कुछ एग्जांपल्स आयनिक बॉन्ड की, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लास्ट में है आयनिक करैक्टर। जब 2 एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है और अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आ जाए तो ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन याद रखिएगा कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। सबसे ज्यादा जो आयनिक करैक्टर है सीजियम फ्लोराइड में है, जो कि 92% है, सोडियम क्लोराइड में 72% है। सीजियम फ्लोराइड में सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा आयनिक करैक्टर किसी बॉन्ड में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सीजियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। बचा क्या है? कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक क्यों नहीं होता? एक्चुअली ये जो हमारे पास फ्लोराइड आयन है, जो नेगेटिव आयन्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड है, सीजियम फ्लोराइड में फ्लोराइड है, इनमें पोलराइजेबिलिटी आ जाती है और पोलराइजेबिलिटी की वजह से कवलेंट करैक्टर इनमें आ जाता है, आयनिक करैक्टर 100% नहीं आता। तो why no bond is 100% ionic? This is due to the polarizability of anions. Polarizability of anions creates covalent character, यानी जो नेगेटिव आयन्स हैं इनकी आपस की जो रिपल्शंस हैं, उन रिपल्शंस की वजह से, जैसा कि हम लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस में पढ़ते हैं, इन लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस के नतीजे में पोलराइजेबिलिटी के रिजल्ट में इनमें कवलेंट करैक्टर आ जाता है। तो ड्यू टू द रिपल्शंस ऑफ नेगेटिव आयन्स, ड्यू टू द पोलराइजेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड के बाद है कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। कवलेंट बॉन्ड मींस बनेगा तो शेयर करने से ही, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जो बॉन्ड बन रहा है दो एटम के दरमियान, याद रखिएगा जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होता है वहां 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयर में हैं इस वक्त, both these electrons, this pair of electron या shared pair of electron is donated by one of the bonded atom. जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके दरमियान जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों एटम की तरफ से नहीं आया, बल्कि उनमें से ये एक एटम ने दिया है। उस एटम को हम कहते हैं डोनर और दूसरे एटम को हम कहते हैं एक्सेप्टर। तो इसी वजह से इस बॉन्ड को हम डोनर एक्सेप्टर लिंकेज भी कहते हैं। एटम विच डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन डोनेट तो एक ही एटम करता है पेयर, लेकिन एक्चुअली वो शेयर के लिए पेयर करता है फॉर शेयरिंग। तो विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड डोनर एंड विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। और जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्चुअली इट बिकम्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि अमोनिया और BF3 के दरमियान बॉन्ड है, यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर मौजूद है, जबकि BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BF3 में बोरोन 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, और 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने से मुराद है जो बोरोन है इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, BF3 में अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जो लोन पेयर है, ये जो अमोनिया है ये डोनर है, ये डोनेट कर देता है बोरोन को, और डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरोन। अब इसमें नाइट्रोजन और बोरोन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा जो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इसको हम लीवस बेस भी कह सकते हैं। दिस इज लीवस बेस। अगर आपको एसिड बेस थ्योरीज याद हों, आर्हीनियस थ्योरी है, उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड है, उसके बाद लीवस है। तो जो लीवस जो आर्हीनियस थ्योरी है उसमें जो वाटर में हाइड्रोजन आयन दे दे वो एसिड होता है, और जो वाटर में OH आयन दे दे वो बेस होता है। लॉरी ब्रॉन्स्टन में जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है, जबकि लिवस थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लिवस बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लिवस एसिड। एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये लिवस एसिड बेस रिएक्शन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, डोनर वाला बेस है और जो एक्सेप्टर है वो एसिड है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। अब बोरोन जो है उसने इलेक्ट्रॉन का पेयर इसलिए एक्सेप्ट किया कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर हम बोरोन का एटॉमिक नंबर देख लें 5 है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। अब इसका P के सब शेल लिख लेते हैं 1s2 2s2, ये आ जाएगा 2p सब शेल की ऑर्बिटल लिख लेते हैं, सॉरी सब शेल नहीं, सब शेल के ऑर्बिटल 2py और 2pz। अब बोरोन के p सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि हम x y या z किसी में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसके पास तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। हालांकि बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक एक्साइड कर देते हैं, एक्साइड करके उसका सब शेल चेंज कर देते हैं। शेल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी सेकंड शेल का ही सब शेल है, ये भी सेकंड शेल का ही सब शेल है। तो सेकंड शेल का जो सब शेल S है, S से एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है 2py। आप 2p इसको Z में भी शो कर सकते हैं, तो ये 2py में एक इलेक्ट्रॉन चले गया 2pz अब अगर आप देखें तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3 बॉन्ड बना लेगा। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब ये फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ये भी फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ये भी शेयर कर लेगा। तो जब ये शेयर कर लेंगे, ये एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बोरोन जो है
वो ये भी कंप्लीट कर लेगा सब शेल, 2px को भी कंप्लीट कर लेगा, 2py को भी कंप्लीट कर लेगा शेयर करके किसके साथ, फ्लोरीन के, जबकि इसका 2pz ऑर्बिटल अभी भी खाली है। ये जो 2pz ऑर्बिटल है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है अमोनिया से। यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए याद रखिए, जो डोनर होगा उसके पास लोन पेयर होना चाहिए और जो एक्सेप्टर होगा उसका कोई ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो डोनर के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अब यहाँ पर भी याद रखिए, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसा कि देखें, हमारे पास क्लोराइड है या फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये डोनर हो सकता है। ये BF3 को इलेक्ट्रॉन का पेयर देकर BF4 बना सकता है। तो जो हमारे पास डोनर है उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मींस नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। तो डोनर के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जबकि जो एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर के पास उसका ऑर्बिटल कोई ना कोई एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास अगर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर करवा सकेगा। ऑर्बिटल में याद रखिएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो डोनर है उसके पास लोन पेयर मौजूद है अमोनिया के पास, और जो एक्सेप्टर है उसका 2pz ऑर्बिटल खाली भी है। इसका मतलब है यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, और बनने वाले प्रोडक्ट को हम अडक्ट कहते हैं। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है। यहाँ पर देखें, वाटर के पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका ऑर्बिटल खाली है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, 1s0 है। एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन एटम के पास, लेकिन जब वो हाइड्रोजन आयन की शक्ल में होगा तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब जो डोनर है उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, और जो एक्सेप्टर है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है। इट मींस डोनर एक्सेप्टर लिंकेज डेटिव बॉन्ड बन सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, और ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ देखें, ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पर अगर आप नेट चार्ज देखें तो वो +1 है, तो इसका मतलब राइट साइड पे भी +1 होना चाहिए। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं, और ये एरो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ को ट्रांसफर हो रहे हैं। ये जो है एरो हेड जो है, ये उस तरफ होगा जो एक्सेप्टर होगा, यानी ये फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एरो हम लगाएंगे। और अब चेक करें, यहाँ वाटर में 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब हाइड्रोनियम आयन बना 3 बॉन्ड हो गए। इसका मतलब है अब इसमें 2 कोवेलेंट हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर हम कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की परसेंटेज चेक करना चाहें, तो यहाँ पर देखें टोटल बॉन्ड कितने हैं, टोटल बॉन्ड 3 हैं। कोवेलेंट कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड 2 हैं, टोटल बॉन्ड 3 हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 66.66% इसमें कोवेलेंट करैक्टर आ जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड करैक्टर चेक करना है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसमें 1 है, टोटल जो है इसमें 3 बॉन्ड है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब है इसमें 33.33% जो है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड करैक्टर है। याद रखिएगा, जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इनमें से कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। यानी वाटर में 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, जब हाइड्रोनियम आयन बनेगा तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में बनने में फर्क है, बनने के बाद नहीं आप बता सकते, क्यों? क्योंकि डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब टोटल इसमें कोवेलेंट बॉन्ड 3 हैं। हम इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बता नहीं सकते कि इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम परसेंटेज बताते हैं कि इसमें इतने परसेंट कोवेलेंट है और इतने परसेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड करैक्टर है। इसी तरह अगर हम अल्कोहल्स और ईथर की एग्जांपल ले लें, ऑक्सोनियम आयन अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम कहते हैं ये ऑक्सोनियम आयन है। अब वाटर
वाटर में ऑक्सीजन पर 2 अनशेयर्ड यानी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अगर हम वाटर का H निकाल के एक H की जगह R ग्रुप लगा दें, अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए होंगे, CH3 ग्रुप लगा सकते हैं, मिथाइल, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह C2H5 लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो अगर हम वाटर का एक H निकाल के उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो इसको कहते हैं अल्कोहल। बिल्कुल वाटर की तरह अल्कोहल भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। डोनर के पास ये लिवस बेस है, डोनर के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि जो एक्सेप्टर है उसका एक ऑर्बिटल भी एम्प्टी है, यानी ये लिवस बेस है अल्कोहल और हाइड्रोजन आयन लिवस एसिड है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हम वाटर के दोनों हाइड्रोजन निकाल दें और दोनों हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप लगा दें दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ मिथाइल लगा दें, दोनों तरफ इथाइल, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, तो ये बन जाता है ईथर। ईथर के पास भी वाटर की तरह 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ईथर लिवस बेस है, जबकि हाइड्रोजन आयन लिवस एसिड है। ईथर डोनर है, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है, तो डोनर एक्सेप्टर लिंकेज से ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर बन जाएगा। तो इस तरह डोनर के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए और एक्सेप्टर जो है उसका कोई ना कोई ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन में भी आप देखें, अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर मौजूद है। इसका मतलब है अमोनिया डोनर है क्योंकि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। हाइड्रोजन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s0 है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये लिवस एसिड बेस है, अमोनिया लिवस बेस है, हाइड्रोजन आयन लिवस एसिड है। बेस इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, एसिड एक्सेप्ट करेगा और डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। नेट चार्ज अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो +1 है, राइट साइड पे भी देखें नेट चार्ज +1 है। ये बन गया अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए IUM पे खत्म करेंगे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, अमोनियम आयन बन गया। अब कौन सा बॉन्ड, 4 बॉन्ड है अमोनियम आयन में, कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये हम नहीं बता सकते क्योंकि बनने के बाद कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं रहता। फिर हम परसेंटेज बताते हैं। अगर आप NH4 प्लस में चेक करें टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4। 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड कोवलेंट है क्योंकि अमोनिया में 3 बॉन्ड कोवलेंट थे, तो टोटल बॉन्ड अमोनियम में कितने हैं, 4 हैं। 3/4 इंटू 100, तो ये 75% इसमें कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। अब इसमें अगर हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का करेक्टर बताना है तो एक ही बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा हमें नहीं पता। एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, टोटल 4 बॉन्ड है इनटू 100, तो ये जो है ये 25% आ जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड करेक्टर। तो जब बॉन्ड बन जाता है हम कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कोई जो है वो डिफरेंस नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर हम सिर्फ परसेंटेज बताते हैं कि इतना इसमें कोवलेंट करेक्टर है और इतना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर है। अब इनके अलावा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन बना सकता है, अमाइंस हैं। अमाइंस में देखें अमोनिया है, अमोनिया का अगर आप हाइड्रोजन निकाल के इसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप लगा दें तो इसको कहते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर मौजूद होता है, इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन निकाल दिए जाएं और 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए जाएं तो इसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। अब भी ये जो है सेकेंडरी अमाइन भी नाइट्रोजन पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर है, ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये भी डोनर है, ये भी लिवस बेस है, ये भी लिवस बेस है, ये भी लिवस बेस है। अगर हम नाइट अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह पर 3 अल्काइल ग्रुप लगा दें तो 3 अल्काइल ग्रुप लगाने से ये बन जाएगा टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर मौजूद है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ये भी डोनर हो सकता है। तो अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, ये सारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं
और कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बनाते हुए ये डोनर होंगे, यानी ये लिवस बेस होंगे। अब नाइट्रोजन का तल्लक ग्रुप 5A से है। नाइट्रोजन से नीचे ग्रुप 5A में फास्फोरस आता है और फास्फोरस जब ये बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ PH3, इसको कहते हैं फॉस्फीन। फॉस्फीन जो है बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस के ऊपर भी लोन पेयर मौजूद होता है, अनचेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है। इसका मतलब है ये भी डोनर हो सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन आइन को। जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा तो ये फास्फोनियम आइन बन जाएगा, बिल्कुल अमोनियम आइन की तरह। इसमें भी 75% कवलेंट और 25% कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड करेक्टर होगा। के साथ साथ जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में भी कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है नाइट्रिक एसिड में भी। और नाइट्रिक एसिड के साथ साथ है यहाँ पर क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और पर क्लोरिक एसिड में भी क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड होता है। जो क्लोरस एसिड है ये होता है HClO2, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड होता है HClO3, दिस इज क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड के साथ साथ ये पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4। तो इनमें भी कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड होता है और ये कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इसके साथ साथ और भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। ओजोन में भी कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है और भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स, दो हमने लिवस मॉडल्स पढ़ लिए, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिवस मॉडल जो थर्ड वाला है कवलेंट बॉन्ड उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।